हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग CGABO पेपर 2 की जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था। डेमोक्रेटिक एजुकेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पिछली क्लास में। आज हम लोग न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें है एजुकेशंस रिलेटेड टू प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है उस भारत के संविधान में एजुकेशन मतलब शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं, किसने उसका करेक्ट आंसर दिया है। तो क्वेश्चन आपका था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बुक किसने लिखी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने ही इस बुक में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इस बुक में पहली बार डेमोक्रेसी और एजुकेशन इन दोनों के बीच में कलेक्शन या डेमोक्रेटिक एजुकेशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बुक किसने लिखी है, तो आएगा आपका जॉन डेवी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर किसने दिया है। सो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीपाली सिंह, सुमन वर्मा एंड रेखा गजेंद्र। तो इन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है। आंसर इज ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग इसकी एक और पार्ट आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है और इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा। देखिए ये सिलेबस हमने इसमें ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, तो इसमें हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है इसको कंप्लीट करने वाले हैं, और इसका फर्स्ट पार्ट तो आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो इसके जस्ट बाद में रहेगा, मतलब क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि भारत के संविधान में हर आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पोर्शन एजुकेशन से रिलेटेड है। तो 5 पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर दे रहे हैं, जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी लगा दिया है आपका सिलेबस। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमें आज पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका देखिए इसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान के में जो शिक्षा संबंधी क्या क्या प्रावधान है। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए आपको पता होगा कि जो हमारा भारत का संविधान है इसमें टोटल 3 लिस्ट हैं, 3 सूचियां दी गई हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा क्या है, संवर्तीय सूची, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है मतलब इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो केंद्र सरकार है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही इसमें जितने भी काम किए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। और स्टेट लिस्ट क्या है, मतलब राज्य सूची। यहाँ पर जो भी राज्य हैं वो इसके लॉज बनाती है, मतलब लॉज इज़ मेड बाय स्टेट। जो भी राज्य हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो सारे इसके लॉज क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ, मतलब सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, ये दोनों लॉज क्रिएट करती है, ये दोनों लॉज बनाती है। अब इसमें बात ये आती है कि शिक्षा मतलब एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन पहले, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब उस वक्त एजुकेशन इज़ प्रेजेंट इन स्टेट लिस्ट। कहाँ था, स्टेट लिस्ट में एजुकेशन को रखा गया था। बट लेटर ऑन इन 1976 में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट में आपका जो एजुकेशन है उसको स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब संवर्ती सूची में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में
कब एजुकेशन को ऐड ऑन किया गया? तो आपको याद रखना है विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ? 1976। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्टली 42nd अमेंडमेंट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को कब उसमें इन्वॉल्व किया गया? तो 42nd अमेंडमेंट में इसको इन्वॉल्व किया गया और 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाई गई थी। दूसरी चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ये आपका जो समवर्ती सूची है या कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें हमने ऑलरेडी आपको बताया कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चंस आपके सबसे पहले आर्टिकल से बनते हैं। दूसरा, अगर आर्टिकल नहीं है, जैसे इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को कब ऐड किया गया है? तो 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड ऑन किया गया है। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, या सेकंड वो कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जिसमें एजुकेशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सेकंड क्या है? इसमें दिया है प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि जो बच्चों की जो देखभाल करना या 6 साल से छोटे, मतलब जब से उनका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के 6 साल तक के जितने बच्चे हैं उन सभी को आंगनवाड़ी व्यवस्था। तो आंगनवाड़ी व्यवस्था की जो कॉन्सेप्ट है वो इससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मतलब वो सारे प्रोविज़न्स देना, मतलब वो सारे प्रोविज़न्स क्या हैं? जो अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब बचपन के स्कूलिंग से पहले, तो वहाँ पास भी हम लोग कुछ एजुकेशन देते हैं बच्चों को। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड प्रोविज़न्स क्या है? तो इसी में ही आपका आएगा आंगनवाड़ी की व्यवस्था करना। और ये आर्टिकल 45 में दिया है। और ये आर्टिकल 45 कौन से अमेंडमेंट में? देखिए, जब संविधान बना है तो ये कॉन्सेप्ट पहले से नहीं था। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी संविधान हमारा बन चुका था, उसमें कोई चीज़ें अगर छूट गई थी तो अमेंडमेंट के थ्रू उसमें कुछ और ऐड ऑन करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते थे और उसके थ्रू न्यू चीज़ें उसमें और ऐड ऑन कर दी जाती थी। तो 45 आर्टिकल नंबर 45 को ऐड ऑन किया गया है। कौन से अमेंडमेंट में? तो 86th अमेंडमेंट में इसको ऐड ऑन किया गया है। और 86th अमेंडमेंट कब हुआ है? 2002 में हुआ है। ये दोनों साथ ही रहेंगे। कभी भी अगर 86th अमेंडमेंट आएगा तो आपका सन चेंज नहीं होगा, सन हमेशा 2002 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग देखिए ट्रिक भी याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक बना सकते हैं? देखिए, याद करना है हमें, क्योंकि आर्टिकल ज़रूर आते हैं। तो आर्टिकल 45 को हम लोग कैसे कनेक्ट करें कि आंगनवाड़ी से रिलेटेड है? तो ये याद कर सकते हैं, 4, 5, 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है। मतलब 6 साल से छोटे तो कितने साल के हो सकते हैं? एकदम बचपन से तो आंगनवाड़ी में भेजेंगे नहीं, तो कब भेजेंगे? 4 साल के हो, 5 साल के हो या 6 साल। तो 4, 5, 6 साल के अगर बच्चे हैं तो आप उनको आंगनवाड़ी की व्यवस्था सरकार करती है, या ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। तो इससे हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो 45 आर्टिकल में 86th अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड ऑन किया गया है, जिसमें हम आंगनवाड़ी व्यवस्था के थ्रू बच्चों को, जो कि छोटे बच्चे हैं 6 साल तक के बच्चों को, आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनको शिक्षा भी देना। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपका दिया गया है इसमें, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये आपका अलग से यूनिट है 4 और 5, तो ये तो हम सबको पता है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन है क्या? अब राइट टू एजुकेशन में हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू उसके आर्टिकल्स याद कराए थे।
लेकिन जो भारतीय संविधान में राइट टू एजुकेशन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 21A में ये पॉइंट दिया गया है, क्या? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 21A क्या है? यही है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कितने से? 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? 6 साल के बच्चे अगर उनसे जो छोटे रहते हैं तब उनके लिए क्या क्या व्यवस्था, भारत की जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए, तो आंगनबाड़ी व्यवस्था उसमें थी। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये भारत का संविधान देता है। राइट टू एजुकेशन मतलब ये हमारा अधिकार है। हम लोगों ने पढ़ा है मौलिक अधिकार, मूल्य अधिकार, तो वो जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे टोटल 6 हैं। क्या क्या है? पहला राइट टू एजुकेशन है, फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, ऐसे करके पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो चलिए, अगर आपको याद नहीं है फंडामेंटल राइट्स तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं क्विकली, और जो इम्पॉर्टेंट है वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 12 से 35 तक के दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स अगर आपको याद होगा तो ये पार्ट 3 में है, और पार्ट 4 में क्या है? DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, तो ये सब दिया है। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें टोटल 6 राइट्स हैं आपके पास। पहला राइट क्या है? ओवरऑल हम लोग को याद करना है, ठीक है, एकदम इन डेप्थ नहीं ध्यान है, लेकिन आर्टिकल्स याद करने हैं, ये भी याद करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? राइट टू एजुकेशन, अब जो हमारा राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, तो सभी लोग समान हैं, सभी इक्वल हैं, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक दिया गया है, ठीक है। ग्रुपिंग अगर करेंगे तो 14 से 18 तक हमें राइट टू इक्वालिटी दिया है। राइट टू फ्रीडम कितना दिया है? राइट टू फ्रीडम 19 से 22 दिया है। तो इसके बाद का जो है उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलिए अभी इसमें देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पहला ही है जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, मतलब जितने लोग हैं वे सभी बराबर हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया है, मतलब आप किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रिलीजन वाला डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और आपका बर्थ प्लेस से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये सब से प्रोहिबिटेट करना मतलब प्रतिरोध करना, मतलब रोकना उनको, ठीक है। तो ये इसमें दिया है आर्टिकल नंबर 15 में। अब इससे वुमेन भी आ जाएंगे, SC ST वाले जितने हैं ये सब इसमें आ सकते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिटेट करना, बचाना। नेक्स्ट है 16th इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर हम लोग उनको नौकरी देने की बात आती, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो सब ही इक्वल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके लिए ही जॉब्स आ रही हैं, बाकी को इसमें नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा राइट है। 17 इज़ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा, अनटचेबिलिटी इसको ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। जो हमारा जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत से रोकथाम करना, ठीक है, उसमें हम लोग रोक लगाते हैं। तो अब इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एक साथ अब सब रहने लगे। पहले क्या होता था? पहले सब अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे, बट अब एबॉलिशन हो गया है उसका, और अब क्या करते? सब एक साथ रहते। तो एक साथ से क्या कर सकते हैं? 17 ठीक है। तो 17 से आप लोग एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को याद कर सकते हैं। अब 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ टाइटल्स, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप अपना उसके नाम के साथ उसको लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। या आपका सर या
जो भी डिफरेंट आपके हैं तो आप उस वर्ड का टाइटल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, टाइटल लगाने से रोका गया है। तो ये है आपका राइट टू इक्वालिटी में दिया है। होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम से रिलेटेड क्या क्या राइट्स हैं कि मतलब हमें स्वतंत्रता है किस चीज़ की, तो पहला है 19 में आपका दिया है। यहाँ हमें देखना है क्या, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे, अभी इसको हम एक बार बढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आता है तो उसको भी इससे कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक। अब 19 में क्या कहा गया है, बोलने का अधिकार है, असेंबली मतलब संघ बनाने का अधिकार है, एसोसिएशन मतलब संघ बनाने का, मूवमेंट मतलब कहीं भी आप बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रेसिडेंस कहीं भी आप रहना चाहें, भारत में कहीं भी किसी भी जगह जाकर रहना चाहें आप रह सकते हैं, प्रोफेशन आप जो भी प्रोफेशन अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं, ये सब की आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 19 में दिया है। 20 में क्या दिया है, अब ये पॉइंट्स आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि मतलब इसमें क्या लिखा है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, मतलब जो भी अपराधियों से रिलेटेड जो दोष रहते हैं उससे उनको बचाना, प्रोटेक्शन देना। तो ये सारे पॉइंट्स एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है तो इसको इन डेप्थ हम नहीं पढ़ेंगे। 21 देख लेते हैं। 21 में लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हर की लाइफ अलग है, सबकी पर्सनल लिबर्टी अलग है, कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये दिया है। 21A, अब यही जो अभी हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट में, क्या पढ़ा थर्ड पॉइंट में, यही तो पढ़े 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन वही राइट टू एजुकेशन ही है, जिसमें 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, वो इसी में ही दिया है, आर्टिकल नंबर 21A। अब हम लोग 22 देख रहे हैं। 22 में भी दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये डिफरेंट पोर्शन है, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है तो इसको भी हम नहीं देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो हमने याद किया, देखिए हमें ओवरऑल याद करना है तो आपको ये याद रखना है राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22। इसको याद करने का तरीका हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो भी एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपके जो भी शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध हमें हमारा अधिकार है, हम उसका अगेंस्ट हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट होता है। कि 23rd में आपका लिखा है लोगों की जो तस्करी होती है उससे रिलेटेड है 23rd। 24th दिया है चाइल्ड लेबर है, उससे रिलेटेड है, उसको प्रोटेक्शन करना, प्रोहिबिटेट करना, ये हमारा 24 में दिया है। तो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कभी आएगा तो 2 पॉइंट है, 23 एंड 24। फिर आपका आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब जो हमारा धर्म की स्वतंत्रता, आप कहीं भी हो, कोई भी देश में किसी भी हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कोई एक रिलीजन मानने के लिए, सभी आज़ाद हैं। जो आपको रिलीजन को फॉलो करना है, यू कैन फॉलो दोज रिलीजन, ठीक है। सो आपका 25th में भी यही लिखा है कि आप जिस रिलीजन से हैं आप उस रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, लोगों के सामने उसको मतलब विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। 26th में लिखा है जितने भी फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स, आप डिफरेंट अफेयर्स को अटेंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये डिफरेंट चीज़ें। 28th देखने वाला है आपके लिए। 28th में क्या लिखा है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब जो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब जिस टाइप के, जैसे सिंधी के लिए अलग से उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहता है और मुस्लिम्स के लिए अलग से उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहता है, तो वहाँ के लिए कोई भी ऐसा फ्रीडम है आपको, आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उसका अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें दी हैं। और 5th में क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो इसमें आप याद कर सकते हैं 29 to 30 दिया है।
29 to 30 में क्या है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटीज से रिलेटेड, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है, चाहे 29 हो 30 हो, दोनों माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका 6th है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े उन सब को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, 6। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंट जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़े उन फंडामेंटल राइट्स को याद करने का तरीका क्या है। देखिए इसको हम लोग फर्स्ट क्या था, राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को ई से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर था आपका इसका क्या है, इसको आपको याद करना है 14 to 18, क्लियर। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता है, किस चीज़ की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, ऐसे करके आपके 19 से है, ठीक है, 19 से आपका है 22 तक। तो ये सारे आपको आर्टिकल्स बस याद रखने, तो ई हो गया, ई फॉर इक्वालिटी, एफ फॉर फ्रीडम, फिर उसके बाद अगेन ई आएगा आपका। अब ई से क्या है, एक्सप्लॉइटेशन, ये एक्सप्लॉइटेशन, और इसका क्या है आपका 23 से 24 आपका दिया है, मतलब 2 ही है एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड। फिर हम लोग फ्रीडम याद कर सकते हैं, फ्रीडम है लेकिन किसका फ्रीडम, रिलीजन का फ्रीडम, रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है। अब आपको रिलीजन कनेक्ट कर सकते क्योंकि पहला फ्रीडम आपकी डायरेक्ट स्वतंत्रता थी, दूसरा किससे स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, और इसमें आपका आ जाएगा 25 से लेकर के 28, ठीक है। तो ई एफ हो गया। नेक्स्ट आप इसमें ई को कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका मन है, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब इसमें माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है। कल्चर तो माइनॉरिटीज़ का कुछ कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको उनके राइट्स को। अब यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, 30 इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो हैं, मतलब जैसे अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश भी करेंगे और एडमिनिस्टर, मतलब उनका एडमिनिस्टर भी करना है, तो उनके पास ये राइट है कि ये काम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पोर्शन याद करना है, आर्टिकल इसको याद करना है, बाकी आपको ये कनेक्ट कर सकते हैं। पहला क्या था, इक्वालिटी, सेकेंड इज़ फ्रीडम, नेक्स्ट इज़ एक्सप्लॉइटेशन, नेक्स्ट एफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, फ्रीडम ऑफ किससे, रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ई से क्या हो जाएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। इसका भी आप कर सकते हैं 29 से 30, और लास्ट वाले का 31 छोड़ करके 32 जो आपका है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। तो होप ये आप लोग को ई एफ ई करके आप याद कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। और अब हम लोग देखते हैं कि ये आप लोग का कनेक्ट हो गया। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग 4th और 5th भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपका दिया है प्रोविज़न फॉर वुमेन एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है आर्टिकल 15(3). अब 15 मतलब अभी हमने पढ़ा ई एफ ई, और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन तो अलग है। तो पहला ई क्या था, इक्वालिटी था, तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक था, और 14 से 18 में ही 15 आया होगा। तो 15 किससे रिलेटेड था, 15 रिलेटेड था प्रोहिबिटेट करना वो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन से आपको प्रोहिबिटेट करना। तो वुमेन एजुकेशन भी इसी में ही है, तो 15(3) में ही आया है आपका, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न दिया है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15(3) में वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न दिया हुआ है। होप ये आप लोग को याद हो रहा होगा। अब हम लोग 5th देखते हैं। 5th आपका दिया है एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। अब वीकर सेक्शन मतलब जो भी फाइनेंशियली वीक हो या कास्ट से रिलेटेड SC ST हो, ये जो भी वीकर सेक्शन कहे गए हैं उन वीकर सेक्शन को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो ये जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं ये 46 आर्टिकल नंबर 46 में दिया है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था आपका फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है।
कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग का हमने बताया। और ये हमारा अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट था, और ये आपका आया कब है, 1976 में आया है। होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका हमने सेकंड पढ़ा कि उसके बाद हम पढ़े राइट टू चाइल्डहुड से रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर का हमने बताया था वो 6 ईयर्स से पहले का है, तो 45 आर्टिकल नंबर 45 है। और अमेंडमेंट क्या है आपका, 86th अमेंडमेंट है, और कब आया है, 2002 में आया है। होप ये भी आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि जो 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक का, मतलब राइट टू एजुकेशन, और ये अभी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा 21A में ये आपका दिया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के पॉइंट्स दिए हैं, तो आर्टिकल नंबर 21A में ये पोर्शन दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वुमेन से रिलेटेड एजुकेशन आपका 15 में दिया है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे 15 सबसेक्शन 3 में आपका वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड दिया गया है, वुमेन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन का है आर्टिकल नंबर 46 में वीकर सेक्शन का दिया है। तो ये आप लोग को होप याद हो रहा होगा, और नहीं याद हो रहा है तो आपको इसको याद करना है, तो ताकि नेक्स्ट अगर, क्योंकि इसके MCQs हैं वो डायरेक्ट आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे। लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने आपको होमवर्क देना है, 5 हो गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट में। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। अब जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें वो मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है, तो किस भाग में दिया गया है वो आपको बताना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो, इसी का ही सेकेंड पार्ट में हम रिमेनिंग मतलब 6 से लेकर के और जो पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।